Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher, and today we will talk about the chapter number 11 of book 2, alcohols, phenol and ether. So let's move towards the lecture. Well dear students, alcohols, phenols and ethers के हवाले से हमने आज एंट्रेंस के इस लेक्चर में बात करनी है. Alcohols, phenols or ethers are commonly called as the structurally derivative of the water. क्योंकि पानी H2O होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर को इमेजिन करें तो हमारे पास अगर वाटर के एक H को रिमूव करें और उसके साथ अल्काइल चेन लगा दें then they are called as alcohols. अगर दोनों H को रिमूव करके दोनों साइड पे अल्काइल या एराइल चेन लगा दें तो they are called as ethers. और अगर हमारे पास एक H को रिमूव करके उस पे एराइल या फिनाइल चेन लगा दें तो दे आर कॉल्ड एज फिनोल्स. तो इन तीनों को हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स से. डियर स्टूडेंट्स, important and the common thing and the basic thing required to understand about the alcohols की क्लासिफिकेशन. हम जानते हैं कि अल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें अल्काइल चेन के साथ OH लगा होता है. अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 और साथ में ऑक्सीजन होता है. यहाँ पे एक एंट्रेंस के MCQ मैं आपसे शेयर करूंगा स्टार्ट में ही, और वो ये है कि अल्कोहल्स में वही परसेंटेज होती है कार्बन टू हाइड्रोजन की जो कि अल्केन्स में होती है. एक ऑक्सीजन एडिशनल होता है. क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है दे आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, और वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें दो पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिनमें तीन पाए जाते हैं दे आर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स. कॉमनली स्पीकिंग हम कह सकते हैं उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो है दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन एटम. वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन. और वो अल्फा कार्बन अगर प्राइमरी इन नेचर है, यानी अगर वो अल्फा कार्बन आगे किसी एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल. वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगी. और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो आगे दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, यानी अल्फा कार्बन की नेचर सेकेंडरी है, देन दैट अल्कोहल इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्कोहल. एंड सिमिलरली अगर अल्फा कार्बन की नेचर टर्शरी है then that alcohol will be called as the tertiary alcohols. Things to memorize. आगे चलते हैं nomenclature की तरफ, method of naming की तरफ. Dear students, हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं. हम जब नेमिंग करते हैं तो हमारे पास कॉमन या ट्रिवियल नेम्स भी होते हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का बेसिक फिनोमेना डिज़ाइन किया गया होता है. हर ऑर्गेनिक फैमिली के लिए उसका मेथड ऑफ नेमिंग भी होता है. कॉमन नेम्स में हम अल्कोहल्स में सिंपल किस तरह नाम लेते हैं, हम अल्काइल चेन का नाम लेते हैं कॉमन नेम्स में और साथ में वर्ड अल्कोहल ऐड कर देते हैं. मिसाल के तौर पे इथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या एन ब्यूटाइल अल्कोहल. सिंपल अल्काइल चेन का नाम लेते हैं और वर्ड अल्कोहल ऐड कर देते हैं. बट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं वो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके सामने रखूंगा, मैं नरेट करूंगा और उसको हम अप्लाई करेंगे. पहला रूल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. क्लियर? Select that carbon chain as the longest carbon chain which contain hydroxyl group in it. Clear? Then start numbering, and numbering will be started from that side from where the hydroxyl group is closer. जिसको आपकी बुक में लिखा हुआ है we will number the chain in a way that the hydroxyl group get the lower located number. Exactly. चेन सिलेक्शन होगी, नंबरिंग होगी, उसके बाद नेमिंग. हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों, कोई जैसे मीथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, तो हमने उन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लेना है. रूल वही है, उन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखने से पहले उनकी पोजीशन मेंशन करनी है. अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हो उनको इकट्ठा करके बोलना है और डाई ट्राई टेट्रा बोल देना है, उससे पहले उनकी पोजीशंस को इकट्ठा कर देना है. ये तमाम वही बेसिक रूल्स हैं जो आपके सामने चल रहे हैं. चेन के नेम की तरफ आते हैं कि जब हमने अल्कोहल्स की चेन को नेम करना है
तो हमने जो अल्केन की चेन है 4 कार्बन, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, तो एंड वाला ई काट के उसके आगे suffix ol ऐड करना है, ol, which represent that this organic molecule is an alcohol. क्लियर हो गया? मिसाल देखते हैं। हमारे पास ये एक कंपाउंड आप देख रहे हैं, 4 कार्बन की चेन मैंने सिलेक्ट की, नंबरिंग मैंने उस तरफ से स्टार्ट की कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 2 पे आया, लोअर पोजीशन पे आया, और मेरे पास कंपाउंड का नेम, अभी चूंकि इसमें मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स को एलैबोरेट नहीं किया, हो सकते हैं, दैट्स अ सिंपल स्टोरी, आप इस पे फोकस करेंगे इसकी चेन का नाम कैसे कह रहे हैं। हमारे पास ब्यूटेन ओल, लेकिन पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाजमी मेंशन करनी है। ये 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इट्स नेम विल बी 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। ये आपके सामने एक मैंने कंपाउंड लिखा है, यू कैन सी दैट आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट की, और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास पोजीशन नंबर 1 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पोजीशन नंबर 3 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब अगर चेन में मेरे पास 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं तो कोई मसला नहीं, हम उनकी पोजीशन को लिखेंगे और साथ में चेन के एंड में ओल जहां पे लिखते थे वहां पे डायोल या ट्रायोल या जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उनको लिख देंगे। इट्स अ सिंपल मेथड। तो इट्स नेम विल बी, अब ये भी 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेनॉल है, नहीं, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ओके, तो फिर मैं इनकी पोजीशन मेंशन करूंगा, पोजीशन 1,3 पेंटेन डायोल। सो दैट्स द मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ द एल्कोहल्स। यहां पे मैं आपको एक अहम बात जो कि एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप प्रैक्टिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हम प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, कार्बोनाइल कार्बन, या कीटोनिक ग्रुप आ जाए, देन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी फंक्शनिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स को जिनका मैंने नाम बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से प्रायोरिटी दी जाती है और कंपाउंड का नेम रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन या एल्डिहाइड के बेस पे बोला जाता है और OH ग्रुप उसमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जहां पे हम इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव द वाइड यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, तो उनको हम डिफरेंट प्रोसीजर से बनाते हैं। जो आपकी बुक में दिए गए हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, और उसमें हमारे पास सबसे पहले जिसकी प्रिपरेशन दी गई है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द मैथेनॉल। इसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मैथेनॉल को कार्बिनोल भी कहते हैं, मैथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं, और मैथेनॉल को जीरोन भी कहते हैं। ये 4 नाम इसलिए लिए कि अगर किसी भी एस्पेक्ट से स्टूडेंट से पूछे तो दे आर वेरी मच फेमिलियर। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। वाटर गैस है, ये हम हाई टेम्परेचर पे स्टीम का जब करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्लैश तो हमारे पास ये वाटर गैस बनती है। ये जो वाटर गैस है इसको जिंक ऑक्साइड कैटालिस्ट और क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अंडर हाई प्रेशर, दैट इज 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देख सकते हैं, और हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्ट करवाते हैं तो इंडस्ट्रियल स्केल पर वेपर फॉर्म में हमारे पास मिथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फौरी तौर पे कूल डाउन कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं और प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। मैथेनॉल एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैथेनॉल एज अ स्पिरिट यूज होता है, मैथेनॉल एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, मैथेनॉल 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, मैथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। ये तमाम इसकी इंपॉर्टेंस है और इस वजह से हम इसको बनाते हैं, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन दैट इज एथेनॉल। डियर स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल या जिसे हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री से ह्यूमन यूज में रही है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। हम यहाँ पे उसकी प्यूरिफिकेशन फॉर्म और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। इथाइल अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल स्केल पे हर वो चीज बनाई जाती है जो कि आसानी से और कम खर्चे में बनाई जा सके। यस, वी कैन प्रिपेयर एथेनॉल बाय द कैटलिस्ट। हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हुए अल्केन से इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, बट हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिनन है, फिनोमिनन ऑफ फर्मेंटेशन।
What is fermentation? Fermentation is the conversion of a macromolecule into the micromolecule by the use of the biological catalyst, जिनको हम enzyme कहते हैं. And enzymes are present in the living cells like bacteria, like yeast. ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल को मोलेसिस से बनाया जा सकता है, स्टार्च से बनाया जा सकता है. यह प्रोसीजर हमारे पास यीस्ट सेल में होता है. खमीर के सेल में हमारे पास ये जो एज अ फूड प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल, चाहे वो मोलेसिस हो चाहे वो स्टार्च हो, उसके अंदर एंजाइम्स हैं. वो एंजाइम्स इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ऑटोमेटिकली इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज इथाइल अल्कोहल इज देयर सिक्रीशन. तो ये मैंने रिवाइज कर दिया तमाम कॉन्सेप्ट, इक्वेशंस आप देखें. मोलेसिस क्या होता है? Molasses is nothing but the mother liquor obtained after the crystallization of the sugar in the sugar industry. Molasses में उस liquid में जो बच जाता है sugars की crystal बनाने के बाद, that contains 60% of the sucrose, C12H22O11 आपके सामने लिखा गया है. सुक्रोज एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. सुक्रोज जब यीस्ट सेल में हम जब इसका प्रोसीजर करते हैं फर्मेंटेशन का, तो हम एक कंटेनर में यीस्ट सेल डिप्लॉय करते हैं जिसमें एज अ फूड मोलेसिस मौजूद है. तो यीस्ट सेल के अंदर मौजूद जो एंजाइम है इन्वर्टेज इसको डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन एमसीक्यू ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट कि हमारे पास जो सुक्रोज है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. इनको अलग क्यों लिखा? क्योंकि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं और दूसरा हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं. स्टूडेंट्स, यहां पे वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, तो आप कहेंगे दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. यस, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसमें कीटोनिक ग्रुप है, बट मोलेकुलर फार्मूला इज सेम. हमारे पास ये बनता है. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि उसी यीस्ट सेल में जाइमेज एंजाइम मौजूद है, वो ग्लूकोज के ऊपर ऑपरेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वी आर गेटिंग आवर डिजायर प्रोडक्ट दैट इज इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल. आपके सामने यूं एथेनॉल बन जाती है. अब सेम प्रोसीजर मोलेसिस के अलावा अगर हम किसी भी स्टार्च सोर्स, आप राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, एनी फूड विच कंटेन स्टार्च. स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसेक्राइड है. ये एक बिग मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स क्लास है. C6H10O5 इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं. तो अब यीस्ट के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है दैट इज डायास्टेज. ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जी, जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होती है. 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए. इससे ज्यादा होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे. ये तमाम कंडीशंस हमारे जहन में होनी चाहिए. फर्मेंटेशन कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए इन तमाम कंडीशंस का जहन में रखना जरूरी है. हमारे पास स्टार्च रिएक्शन करता है और माल्टोज बन जाता है. C12H22O11. Once again there comes an MCQ. Sucrose and maltose, they are also functional group isomers. क्योंकि सुक्रोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और माल्टोज में कीटोनिक ग्रुप है. स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू द माल्टोज और माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम ऑपरेट करता है जो कि यीस्ट सेल में मौजूद होता है. और once again another MCQ, when maltose is being digested by yeast by using maltase enzyme, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं और वो दोनों के दोनों ग्लूकोज के होते हैं. याद रखिएगा. बाकी प्रोसीजर सेम है. एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं. जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसके जरिए जो मैक्सिमम परसेंटेज हासिल की जा सकती है इथाइल अल्कोहल की, दैट इज नॉट मोर देन 14%. 12 to 14% is the maximum percentage which can be obtained by this process. Why? Because it is the secretion of that living cell. This is poisonous for that living cell. और अगर 14% से इंक्रीज कर जाती है इसकी परसेंटेज तो हमारे पास ये सेल डेड हो जाता है. ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, एलाबोरेट किए हैं, आप लोगों ने इनको याद करना है. दे कैन बी आस्क्ड इन द MCQ. हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे इथाइल अल्कोहल बनाना, हम चाहते हैं अच्छी परसेंटेज. फर्मेंटेशन हमें सिर्फ 14% दे रही है, तो हम क्या करेंगे मैं बताता हूं. चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि हमारे पास एथेनॉल की जो मैक्सिमम परसेंटेज अचीव हो सकती है
by the process of fermentation that is maximum 14%. मैं ज़्यादा परसेंटेज हासिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? We will perform water distillation, distillation, redistillation and redistillation to get our desired product. Clear? But another point, the maximum percentage of alcohol which we can obtain by the water distillation that is 95%. 95% से ज्यादा वाटर डिस्टिलेशन से हासिल नहीं कर सकते और जो 95% की अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा. हम चाहते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट से 100% मैक्सिमम परसेंटेज जो अल्कोहल की हासिल करें तो हम क्या करेंगे? वी विल परफॉर्म लाइम डिस्टिलेशन. हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को यूज करेंगे, वो वाटर को रिमेनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइम डिस्टिलेशन के जरिए हम रेक्टिफाइड स्पिरिट से एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल कर सकते हैं. आफ्टर दैट, अब of course this is a very high percentage which is used in the different chemical reactions in the pharmaceutical industry and anywhere where we can utilize this. अब to avoid the drinking purpose, ताकि इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ना किया जा सके, हम इस अल्कोहल को डीनेचर करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल? एमसीक्यू ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट. द एडिशन ऑफ अ पॉइजनस मटेरियल लाइक 10% मेथनॉल. मिथाइल अल्कोहल बहुत पॉइजनस है. इसका मिनिमम लॉस ये है कि ब्लाइंडनेस होती है परमानेंट, और इसका जरा सा ज्यादा नुकसान है, अ पर्सन कुड डाई. यस, डेथ. It's a very lethal compound. So it is being added into the ethyl alcohol. Methanol is added into the ethanol to avoid drinking purpose. This phenomenon is called as denaturing of the alcohol. Well dear students, मैंने alcohols की preparation को justify किया, इसके जो important factors हैं, जो points हैं clear किए. अब हम in general कुछ इसकी physical properties के बारे में बात करते हैं. Alcohols, इनकी खास distinctive smell होती है. अल्कोहल्स का बर्निंग टेस्ट होता है. अल्कोहल्स, अब हम कार्बन चेन से स्टार्ट करते हैं. ये रिलेशन मैंने लिखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट विल सम अप द होल कॉन्सेप्ट. हमारे पास जैसे जैसे अल्काइल चेन अल्कोहल्स की बढ़ती जाएगी, चेन लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, और अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हमारे पास जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी. इनवर्स रिलेशन है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सोलबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है. चेन लेंथ बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के वीक होने से सोलबिलिटी डिक्रीज होगी. ये पॉइंट याद रखिएगा, सोलबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड. अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सोलबल, ब्यूटेनॉल और एथेनॉल, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स एथेनॉल इज मोर सोलबल. पेंटेनॉल ज्यादा सोलबल है कि हेप्टेनॉल ज्यादा सोलबल है? तो भाई जिसके अंदर कार्बन एटम्स कम है वो ज्यादा सोलबल है. जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाती है सोलबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि उसका नॉन पोलर पार्ट लार्जर होता जाता है अल्काइल चेन, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. अब हम नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की तरफ. Reaction of alcohols are worth important, they are quite easy and they are worth understanding. इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ फोकस कीजिएगा. हमारे पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है, मैंने बनाया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैंने एक जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन दी है, कोई भी अल्काइल चेन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है. ROH अल्कोहल दो तरह के रिएक्शंस शो करता है. एक वो रिएक्शन पहला जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, रिएक्शंस ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. अल्कोहल्स के वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, तो क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और OH नेगेटिव रिप्लेस होता है. अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब अल्कोहल्स का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं, कार्बोकेटाइंस बनते हैं. वो जो रिएक्शंस है मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये अल्कोहल है, ये हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, कैटालिस्ट पैराडीन रिक्वायर्ड है. याद रखिएगा ये कंडीशंस एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, देन carbon oxygen bonds break and we get the relevant alkyl halide and sulfur dioxide gas etc. क्लियर है? well dear students, यहाँ पे एक और एमसीक्यू याद रखिएगा, एंट्रेंस टेस्ट का एमसीक्यू है.
इन तीनों मेथड्स में जब आप देख रहे हैं अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, अल्काइल, लेट्स सपोज अल्काइल, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस द अल्काइल क्लोराइड। यू नो व्हाई? क्योंकि जब अल्कोहल थायनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करती है और कोई भी रेलेवेंट अल्काइल क्लोराइड बनता है तो इसके साथ जो दो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं, द बोथ आर गैसेस, ये सिस्टम से बाहर चली जाती हैं एंड वी गेट द प्योरेस्ट अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल के केस में सीन डिफरेंट हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल में अगर हम यूज करेंगे तो फिर मिथाइल क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट यहां पे नोट कर लें कि थायोनाइल क्लोराइड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल्स टू प्रोड्यूस रेलेवेंट अल्काइल क्लोराइड्स, बट इफ यू आर यूजिंग methyl alcohol then it become the worst process। क्लियर है? क्योंकि फिर प्रोडक्ट्स में से सारे की सारी गैसेस बनेंगी जिनको आइसोलेट करना टेक्निकली डिफरेंट होगा। आगे चलते हैं, अल्कोहल प्लस HCl ZnCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं जिसकी डिटेल में आगे बताऊंगा। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में HOH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है एंड वी आर गेटिंग अल्काइल क्लोराइड। यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। डियर स्टूडेंट, थोडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया जब रिएक्शन कर रही है तो यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है एंड वी आर गेटिंग द A- एज द प्रोडक्ट एंड सो ऑन प्रोसीजर मूव्स ऑन PCl3 PCl5। Here I want to elaborate dear students के एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको इन बाय प्रोडक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है। आपको पता होना चाहिए कि PCl3 के साथ फास्फोरस एसिड बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करता है तो अल्काइल क्लोराइड बनता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में HCl गैस बनती है। सो इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें पता लग गया अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइंस बनते हैं, रिएक्शन होता है, रिएक्शन जस्टिफाइड है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। हमारे पास अल्कोहल्स अगर रिएक्शन करती हैं इन कैटलिस्ट के साथ तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीन तरह की अल्कोहल्स हैं। इनकी स्पीड क्या होगी? डज इट इफेक्ट्स? यस इट इफेक्ट्स। हाउ इट इफेक्ट्स? सुन लें, अगर कार्बोकेटाइंस बनेंगे यानी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन चूंकि ज्यादा स्टेबल है, ये जल्दी बन जाता है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें 2-3 एंगल से सवाल पूछा जा सकता है। आपको कार्बोकेटाइंस बना के दिखाए जा सकते हैं ABC ऑप्शंस में और पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल और मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, तो आप कहेंगे टर्शियरी। अल्कोहल्स में पूछा जा सकता है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे तो अल्कोहल में से कौन से वाली अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी। आप गौर से देखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर सेकेंडरी, एंड में प्राइमरी, और प्राइमरी में मिथाइल अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम रिएक्शंस थे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, उनकी जस्टिफिकेशन, उनके कैटालिस्ट, उनका प्रोसीजर और एंड में इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर एक्सप्लेन किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पे हम दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल के, आप देख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या होता है? अल्कोहल्स के रिएक्शन में से सिंपल एक रिएक्शन लिख दी है, आप बेस के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, आपके साथ अल्कोहल्स MCQ, अल्कोहल्स जब भी एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो रेलेवेंट ऑक्सी सॉल्ट तो बनता ही है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। MCQs याद रखिएगा, whenever alcohol is going to react with any active metal, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, it will generate hydrogen gas, one thing। second important, मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। अब यहां पे भी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं वाज़े करना चाहूंगा, वो आप जरूर नोट करें। मैंने कहा था जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है प्रीवियस बोर्ड में तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहां पे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल्स में, जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव
प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे और सबसे कम रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल्स होंगे। रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल प्रीवियस पॉइंट की तरह जिस तरह क्वेश्चन किए जा सकते हैं, वो आपको 2-3 अल्कोहल्स लिख देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें अल्कोहल का अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है तो आप बताएं कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप गौर करेंगे, आप कहेंगे अच्छा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, इट मींस अल्क ऑक्साइड आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन बन रहा है। तो जब नेगेटिव अल्क ऑक्साइड आयन बनेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एंड द टर्शरी कार्बोकेटाइन विल बी द लीस्ट रिएक्टिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाकी सिंपल रिएक्शंस है। नेक्स्ट हम अल्कोहल के दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एलैबोरेट कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन जस्ट फोकस ऑन। पहला एमसीक्यू आपके पास जो पूछा जा सकता है, आपको स्ट्रक्चर दे सकता है प्राइमरी अल्कोहल का, या स्टेटमेंट दे सकता है, मैंने दोनों लिखे हैं। स्टेटमेंट पूछेगा कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, आप कहेंगे एल्डिहाइड्स। हम जानते हैं, हमने पहले भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस द एल्डिहाइड्स। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आप, मैंने एथेनॉल लिखा है आपके सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, द कैटालिस्ट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैटालिस्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 ये नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास इथाइल अल्कोहल प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन एंड वी आर गेटिंग एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल बन गया। Now the secondary alcohols, all those alcohol in which the alpha carbon is secondary in nature, alpha carbon is attached with the two other carbon atoms, then what happens? Yes, oxidation will take place, but secondary alcohols in the presence of strong oxidizing agent will react with the nascent oxygen to produce ketones. Important point, to produce ketones। हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर कीटोन्स बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर कीटोन्स, एंड टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज। इसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, टर्शियरी अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट they cannot oxidize. Why they cannot oxidize? Because they are going to react in a way the tertiary carbocation steric structure is different. इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इसमें एक नई प्रोसीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल बी बियॉन्ड योर सिलेबस प्रोफाइल। आप सिर्फ ये याद रखें कि टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज, द सेम कैटलिस्ट परफॉर्म द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वी आर गेटिंग द अल्कीन्स। इंपॉर्टेंट मोस्ट डेटा है, इसको फोकस कीजिएगा, इससे रिलेटेड मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन दे सकता है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको स्ट्रक्चर दे सकता है, आपको स्टेटमेंट दे सकता है, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल्स। इस कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यू अक्सर आया है फंगेट में, फोकस कीजिएगा। मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। वी नो दैट अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड। हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी पढ़ के आए हैं कि अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट किया जाता है और अल्कीन्स बनती हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर आपने याद रखना है वो ये है, मैं मिसाल दे रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल की, आपके सामने इक्वेशन लिखी है। इथाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करता है, अल्कीन बनता है। अब दोबारा देखें, इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है और ईथर्स बन रहे हैं। फर्क इस चीज का है, अगर आपका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, ड्रास्टिक कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, देन यू आर परफॉर्मिंग द बीटा एलिमिनेशन। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में से होगा और हमारे पास अल्कीन्स बनेंगी। और अगर हमारे पास अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है और थोड़ी सी माइल्ड कंडीशन आ गई है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स में से निकलेगा और हमारे पास ईथर्स बनेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप नोटिफाई करें, इन चीजों को पढ़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब फॉर द फर्दर रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को पढ़ रहे थे और उसके 2 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शन अभी आपके सामने हैं। आप देखें ल्यूकास टेस्ट।
ल्यूकास टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। आपको अल्कोहल्स दे दी जाती हैं, आपको पूछा जाता है कि आप बताएं किस तरह फर्क कर सकेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl इसको रिसीव लें, आप इसको अल्कोहल में ऐड करेंगे। अगर तो आपके पास किसी भी अल्कोहल, ये आपके सामने मैंने 3 अल्कोहल्स लिखी हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर तो आपके पास ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl ऐड करने से इमीडिएटली लेयर बन जाती है, ऑयली लेयर, अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन हो जाता है, तो आप कहेंगे दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। और अगर आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर आपके पास ऑयली लेयर बन जाती है, लेकिन 5-10 मिनट बाद, तो दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप आधा घंटा भी देखते रहें और ऑयली लेयर ना बने, तो फिर आप उसको हीट अप करेंगे, और हीट करने पर अगर ऑयली लेयर बन जाती है, तो इसका मतलब है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सो ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और रीजन अगेन वही है, द रिएक्टिविटी ऑफ द टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे पहले बनेगा, देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और सबसे एंड में ऑन हीटिंग वी विल गेट द इथाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। आगे आता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म मीन CHI3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड सो ऑन। आइडोफॉर्म टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड क्योंकि आइडोफॉर्म के ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, विजिबल होता है। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में आप बेसिक मीडियम में आयोडीन पिंच बाय पिंच ऐड करें मिथाइल अल्कोहल में, तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट वो तमाम कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप या तो होता है या बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अल्कोहल्स में हमारे पास सिर्फ इथाइल अल्कोहल ऐसी है, प्राइमरी अल्कोहल्स में इथाइल अल्कोहल ऐसी है जो कि पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, जिसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। इस वजह से इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने पर ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट देती है, रिएक्शन हो जाता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल ऐसा नहीं कर सकती, और दूसरी कोई प्राइमरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। सो दिस रिएक्शन इज वंस अगेन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल्स में आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन बाय दिस रिएक्शन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल्स के हवाले से हमने पढ़ा। अब हमने बात करनी है फिनोल्स के। फिनोल्स एक फैमिली है, बेंजीन रिंग के साथ एक OHO, 2 हो, ज्यादा हो, दे ऑल आर फिनोल्स, जिसे हम फिनोल कहते हैं, दैट इज कार्बोलिक एसिड। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड बाय रूंच इन 1834। उसने कार्बोलिक एसिड डिस्कवर किया था, जिसको हम कॉमनली फिनोल कहते हैं, C6H5OH। हम इसकी अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। पॉपुलर मेथड है प्रिपरेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंट्रेंस टेस्ट में इसकी कंडीशंस भी पूछेंगे, वो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है। हमारे पास क्लोरोबेंजीन का 10% बेस के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं एट वेरी हाई प्रेशर 150 एटमॉस्फेरिक एंड हाई टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस। इन कंडीशंस में क्लोरोबेंजीन बेस के साथ रिएक्शन करती है और हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये एक इंटरमीडिएट सॉल्ट है। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ HCl बनता है। ये रिएक्शन रुकता नहीं, प्रोसीड होता है, और हमारे पास अगले स्टेप में एक रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड अलहदा हो जाता है और आप देख सकते हैं कि फिनोल बन जाता है। डॉस प्रोसेस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि आपको याद रखना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल। क्लियर है? उसके बाद एक दूसरा मेथड जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है फिनोल की प्रिपरेशन का, कार्बोलिक एसिड की प्रिपरेशन का, दैट इज बाय यूजिंग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये सॉल्ट है,
ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है। इसका भी हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पर। आप देख सकते हैं कंडीशंस एंट्रेंस में याद रखनी है। आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, साथ में रेलेवेंट सॉल्ट बनता है। फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट को वंस अगेन डोज प्रोसेस के सेकंड स्टेप की तरह आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करवाते हैं और आपके पास फिनॉल बन जाता है और साथ में साल्ट अलहदा हो जाता है। डियर, फिनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल इज नॉट एसिड because it do not react with the weak bases. Phenol do not react with sodium carbonate and the bicarbonate. ठीक है, because they are weak bases, but phenol react with the strong bases like NaOH. It is acidic in nature. इसकी physical properties मैंने लिखी हैं, याद रखिएगा। melting point 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंट्री टेस्ट में पूछ सकता है कि फिनॉल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आप कहेंगे सॉलिड, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 182 है इसका। ये पानी में स्प्रेंगली सोलबल यानी लेस सोलबल होता है, ज्यादा सोलबल नहीं होता। और ये जब थोड़ा बहुत सोलबल होता है फिनॉल तो पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है, पूछा जा सकता है, एंट्री टेस्ट में पूछा गया है, इसलिए एलाबोरेट कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं फिनॉल की सोलबिलिटी पानी में बढ़ती जाती है और 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिनॉल वाटर में कंप्लीटली सोलबल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंसुलेट टेम्परेचर। ये वाटर फिनॉल सिस्टम में आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा एसिडिक नेचर की बात कर ली। इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द पीएच ऑफ द फिनॉल, तो आप कहेंगे पीएच 5 और 6 के दरमियान में फिनॉल की पीएच होती है। पानी में इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 1.3 10⁻⁻10 है। या आपने याद, पानी में इसकी जो डिसोसिएशन होती है आपने याद रखनी है, ठीक है। सिंपल थिंग्स हैं, फोकस कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। इस रिलेटेड एमसीक्यूज मुख्तलिफ फॉर्म में मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर है। हमने एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स को पढ़ना है तो उन तीनों कंपाउंड्स को उन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ में मैच कर दी है। ईथर्स को भी हम बाद में ऐड कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स, टिपिकल एसिड्स। उसके बाद फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ है। उसके अगर हम Ka वैल्यू की बात करें फॉर योर इंफॉर्मेशन तो नोट कर सकते हैं आप, रिक्वायर्ड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डिसोसिएशन 10⁻⁻5 है, इस रेंज में है। फिनॉल 10⁻⁻10 में है, वाटर 10⁻⁻14 में और अल्कोहल्स 10⁻⁻16 to 18 ऑनवर्ड मूव करती हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल कंपाउंड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है, देन फिनॉल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल। और उनके बाद ईथर्स की बारी आती है क्योंकि ईथर्स आर द लीवेस्ट बेसिस। क्लियर हो गया? तो ये भी आपने याद रखना है। इस रिलेशन के तहत आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बी फिनॉल, सी, और फिर आप उसके मुताबिक आंसर कर देंगे। अगर इन चार ऑप्शंस में कोई बेसिक प्रायोरिटी पूछ लेता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं फिनॉल्स के रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हमारे पास दो तरह से होते हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जो उसके साथ लगा होता है, और रिएक्शन ऑफ द फिनॉल ड्यू टू इट्स बेंजीन रिंग जिसमें इसका बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं, आपके सामने विजिबल हैं। आई ट्राइड कि मैं इन सबको कोलैबोरेटेड फॉर्म में लिख दूं ताकि आप समझ सकें। सॉल्ट फॉर्मेशन हम जानते हैं, अभी बोला कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, it can react with a strong base and can form the salt। आपके सामने पहला रिएक्शन लिखा हुआ है, कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है और सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। इसमें आपका बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हुआ, OH ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह एस्टेरिफिकेशन है, एस्टर फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि फिनॉल OH है, आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है किसी भी एसाइल हेलाइड के साथ, मतलब यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लिखा है मैंने, जो भी आपके सामने CH3CCl आ सकता है, एसिटाइल क्लोराइड नहीं तो एसाइल क्लोराइड है। फिनॉल, यहाँ पे MCQ आप याद रखेंगे कि फिनॉल रिएक्ट विद एसाइल हेलाइड्स टू फॉर्म द एस्टर्स
एस्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, आपका OH फिनोल का OH ग्रुप इन्वॉल्व है एंड वी आर गेटिंग द एस्टर्स प्लस विद द HCl। बाकी जिंक के साथ रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फिनोल का रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन टेम्परेचर, तो हमारे पास OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और हमारे पास साथ में बेंजीन बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें फिनोल ने अपना OH ग्रुप इन्वॉल्व किया है, इसका बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब वो रिएक्शंस देखते हैं जिसमें फिनोल का बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। नाइट्रेशन, हमारे पास हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, फिनोल नाइट्रिक एसिड से मिलता है। ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेमोराइज करने वाली, डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर फिनोल से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा। अब हमें पता है कि फिनोल में जो पहला सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कोर्स OH लगा हुआ है और OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो अगर डिल्यूट नाइट्रो ग्रुप नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है और एक नाइट्रो ग्रुप ने लगना है तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या वो पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो हमारे पास डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जब फिनोल से रिएक्शन करता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है या पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। लेकिन अगर वही फिनोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे, ड्रास्टिक कंडीशन में आ जाए, तो हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप इस पे प्लेस हो जाते हैं। यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू 2, 4, 6 पोजीशन पे, यानी सारी ऑर्थो पोजीशन भी और पैरा पोजीशन भी कवर हो जाती है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस कैन बी यूज्ड इन द एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये जहां पे भी नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं वहां पे एक्सप्लोजन्स का मटेरियल ज्यादा आ जाता है। बहरहाल ये आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है। उसके बाद हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ द फिनोल बिल्कुल होती है एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द फिनोल। ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, अगर तो ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर डिसअपीयर हो जाए, दैट्स मीन द गेम इज गोइंग ऑन। यहां पे 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल यूज होंगे, 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल यूज होंगे एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद द फिनोल और हमारे पास 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन रहा है जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एंटी टेस्ट में इसके हवाले से MCQ आता है। पिक्रिक एसिड जो कि ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल फिनोल से रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं, तो हमारे पास ये जो पिक्रिक एसिड बनता है एकदम ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर डिसअपीयर होता है और साथ में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो पिक्रिक एसिड के वाइट प्रेसिपिटेट है, साथ में HBr बन जाता है। सिंपल रिएक्शन। इसमें भी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हुआ है, फिनोलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनोल का इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे इसमें एंड यू आर गेटिंग व्हाट, साइक्लोहेक्सेनोल। यू आर गेटिंग साइक्लोहेक्सेनोल। बेंजीन रिंग डिस्टर्ब हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कुछ नहीं हुआ। तो वंस अगेन दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन के जिसमें हमारा बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। आप चैप्टर नंबर 9 यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास फिनोल ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो एट सर्टेन टेम्परेचर तो सल्फ्यूरिक एसिड अपना सल्फोनेट ग्रुप इसके साथ अटैच करता है और OH ग्रुप चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। और यहाँ पे मेरे इस नाम से आपने एक और चीज़ अंडरस्टैंड की है कि इन 2 ग्रुप्स में से ज़्यादा रिएक्टिव चूंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट here। तो ये हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। वंस अगेन ये वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग पर अटैक होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कुछ नहीं होता। दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द फिनोल जो कि आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं जिसमें इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिर बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व हुआ है। एक इसका निहायत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रिमेनिंग है फिनोल का वो हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड में, मेरे साथ मूव करें जी। तो स्टूडेंट्स आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड।
दिस इज वेल प्रिंटेड इन योर बुक। मैंने इसकी समरी यहां पे एक्सप्लेन की है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। वर्ड्स पे फोकस करें, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। बेसिक मीडिया में हमारे पास ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है। ये दोनों अल्कोहल्स बन रहे हैं। ये रिएक्शन करने का पर्पस क्या है? इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शन है। हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त सिंथेटिक रबर है जिसको बोलते हैं बैकलाइट। बैकलाइट इज अ वेरी गुड यूजेबल रबर। उसको हम इस रिएक्शन से बनाते हैं। हम फिनोल का फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, हमारे पास ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। फिर वो कंडेंस होते हैं और आपस में कंडेंस होके वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं और आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी मच क्लियर। आपके पास फिनोलिक रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और बैकलाइट रबर बनती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वंस अगेन यू मस्ट मेमोराइज। तो ये भी वो रिएक्शन है फिनोल का जिसमें फिनोल का रिंग इन्वॉल्व है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड में बैकलाइट की कंडेंसेशन में इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन जहां तक हमारे पास ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनने का ताल्लुक है तो उसमें सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल का बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हुआ है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। इसकी कंडीशंस भी याद रखिएगा, आपके काम आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द फिनोल। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो ईथर्स के हवाले से है। चैप्टर नंबर 11 का एंड में एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत अहम है। मैं इसके रिलेटेड जो बातें करूंगा उन्हें गौर से सुनिएगा। ईथर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप रोल प्ले करता है और ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ अल्काइल या एराइल चेन हो सकती है। दे आर कॉल्ड एज ईथर्स। इस बड़ी जबरदस्त फैमिली है। दे आर द फैमिली, अगर इनके यूज की बात करें, दे आर द बेस्ट सॉल्वेंट्स, दे आर द बेस्ट इनर्ट मीडिया प्रोवाइडर फॉर द रिएक्शंस। ये बड़ा जबरदस्त काम करते हैं एंड डेफिनेटली अभी इनकी हम अगर टाइप्स देखें तो ये ऑक्सीजन एटम फंक्शनल ग्रुप है। दो अल्काइल या एराइल चेन लगी हो तो दे आर कॉल्ड एज ईथर्स। ईथर्स दो तरह के होते हैं। अगर तो ऑक्सीजन एटम के गिर्द दोनों बिल्कुल सेम ग्रुप्स लगे हों, दोनों बिल्कुल सिमिलर चेन्स, ये ग्रुप्स लगे हों, मतलब ग्रुप से मतलब रिंग्स लगे हों एराइल वगैरह, तो दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। और अगर ऑक्सीजन एटम के गिर्द दो अल्काइल चेन डिफरेंट हो, एराइल या अल्काइल चेन डिफरेंट हो, तो दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्लियर? अब आगे बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर ईथर्स का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ईथर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको केमिस्ट्री में बीइंग कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स मोर, इनको इनके आम नामों से, कॉमन नेम से ज्यादा पुकारा जाता है। क्लियर? इनका आईपैक सिस्टम भी है। तो ये मैंने दो एग्जांपल्स देके इनका कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों एक साथ जस्टिफाई किया है। आप गौर से देखें, मैंने ऑक्सीजन के गिर्द दोनों तरफ मिथाइल चेन लगा दी। पहली बात यह कि ये एक सिंपल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है। डाइमिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है। जब हम कॉमन नेम ईथर का लेंगे वी विल सिंपली कॉल देयर चेन नेम एंड ऐड द वर्ड ईथर एज सुफिक्स, जैसे डाइमिथाइल ईथर, लाइक इथाइल मिथाइल ईथर। यहां पे एक पॉइंट है आपके लिए, कॉमन नेम्स ले रहे हैं ना, जब आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर आ गए हैं और दो डिफरेंट चेन्स लगी हैं तो कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स में आप जब चेन्स का नाम लेंगे जो डिफरेंट हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेंगे। क्लियर? यहाँ पे इथाइल, ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल बाद में, तो इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। दिस इज अ कॉमन नेम पैटर्न। और अगर हमने इसका आईपैक नेम करना है तो हमारे पास, आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें, पहले इसकी बात करते हैं। अगर तो सिमेट्रिकल ईथर्स हैं तो आप कोई एक चेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, अल्कोक्सी चेन बन जाएगी। मसलन यहाँ पे मिथॉक्सी, और एक रिमेनिंग जो चेन है वो अल्केन चेन कॉल की जाएगी, जैसे मिथॉक्सी मीथेन।
और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है देन दैट चेन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो बड़ी है, जो बड़ी चेन है वो मेन चेन होगी, और ऑक्सीजन एटम जो छोटी चेन है उसके साथ मिला के एज अ सब्सटीट्यूएंट कॉल किया जाएगा। मिसाल देख सकते हैं, ये मेरे पास इथाइल मीथाइल ईथर था, कॉमन नेम बोला मैंने। अब इसका मैंने आईपैक नेम करना है, तो जो 2 कार्बन की चेन है आई विल सिलेक्ट दिस कार्बन चेन एज द मदर चेन, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी ईथेन। मिथॉक्सी ईथेन आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम लिखा है। तो ये ईथर्स के नोमेनक्लेचर्स के हवाले से। प्रिपरेशन हम जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम पढ़ते हैं हम उसको डिफाइन करते हैं, उसका जनरल फार्मूला देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन फिर देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास प्रिपरेशन है, बड़ी पॉपुलर प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, बाइनेम रिएक्शन है, विलियमसन्स सिंथेसिस। Williamson's synthesis is a synthesis which is used to produce the ethers. Mixed ether भी बन सकते हैं, symmetrical ethers भी बन सकते हैं। करना क्या होता है कि आपने किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन करवाना है पहले किसी भी एक्टिव मेटल से। यूजुअली विलियमसन्स ने सोडियम मेटल का यूज किया था। तो हमारे पास सोडियम मेटल जो है वो जब अल्कोहल से रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ में सोडियम अल्क ऑक्साइड बन जाता है। आई रोट द जनरल रिएक्शन कि बेटा आप लोग अल्काइल चेन के साथ कुछ भी, कोई भी अल्काइल चेन लिख सकते हैं, मीथाइल इथाइल प्रोपाइल, जो भी ईथर आप बनाना चाहते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में आपसे जो भी क्वेश्चन करेगा, ट्रिक करने की कोशिश करेगा, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई डजंट मैटर व्हाटसोएवर नेम यू आर कॉलिंग, आई एम केपेबल टू डू दैट बिकॉज I know the general reaction pattern in front of you. You can see this. Alcohol react with sodium metal, sodium alkoxide बनता है, और उसके बाद सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन होता है किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करवा दें। जो भी तरह बनाना चाहते हैं उसकी चेन चूज करें, उससे रेलेवेंट अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। मैंने मिसाल के तौर पे अल्काइल ब्रोमाइड लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा जाता है कि आप डाई मीथाइल ईथर बनाएं, तो मैं मिथाइल अल्कोहल यूज करूंगा और यहाँ पे भी मिथाइल ब्रोमाइड यूज करूंगा। मेरे पास ऑक्सीजन एटम पे जो सोडियम और ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट होगी और ईथर बनेगा, और एलिमेंट कंपाउंड जो मैं बनाना चाहता हूँ बन सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, आप याद रख सकते हैं। सिल्वर ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, और सिल्वर ऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो वो जो ऑक्सीजन है वो 2 अल्काइल चेन्स के दरमियान फिक्स हो जाती है, ईथर्स बन जाते हैं, और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बन गया आपके सामने। कोई भी हैलोजन एटम जो वो सिल्वर के साथ मिल जाएगा, हमारे पास ईथर्स बन सकते हैं। बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ईथर्स बाय यूजिंग silver oxide at high temperature, then you will get the symmetrical ethers। क्योंकि आप यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे उसी की 2 अल्काइल चेन्स आपस में कनेक्ट होके ईथर बनाएंगे, तो वी आर गेट द सिमेट्रिकल ईथर्स और द सिंपल ईथर्स बाय दिस प्रोसीजर। डन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। डियर स्टूडेंट्स, ईथर्स इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ईथर्स आर बेसिकली, ईथर्स में इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ईथर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है। ईथर्स की रिएक्टिविटी इतनी नहीं है, ईथर स्लो है, लेकिन बहरहाल हार्ड कंपाउंड रिएक्शन करता है। आपकी बुक में जो 2 रिएक्शन है मैंने लिखे हैं, पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं बाय रिएक्शन विद द हैलोजन एसिड्स। हमारे पास ईथर्स आर रिएक्टिंग विद एनी हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड मैंने लिखा है। गौर से सुनिएगा बात, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी आपको शेयर करूंगा। हमारे पास HI रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है प्रोटॉन को, क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन को रिलीज करना है। H पॉजिटिव आयन जो रिलीज हुआ उसको इस ऑक्सीजन एटम ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। आपके पास ये ऑक्सोनियम आयन बन गया और साथ में आयोडाइड आयन फ्री हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट विल इमीडिएटली ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल कंडीशन। तो ये फौरी तौर पे अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ये एक चेन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और उसे रिलीज करेगा, वो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और वो कार्बोकेटाइन हैलाइड आयन से मिल जाएगा और अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और साथ में अल्कोहल बन जाएगी। अगर तो आपके पास सिंपल ईथर्स हैं,
दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दोनों अल्काइल चेन में से कोई भी टूट सकती है और कोई भी कंपाउंड बन सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंट्रेंस टेस्ट। हमें हर चीज के लिए तैयार होना है। मैं अगर आपको मिक्स्ड ईथर दे दूं और आपके पास बिल्कुल ऑक्सोनियम आयन बन जाए, और जब अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड ने बनना है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल यू थिंक कि कौन सी अल्काइल चेन टूट के हैलाइड के साथ मिलेगी और कौन सी अल्काइल चेन अल्कोहल के साथ रहेगी? तो आंसर इज, जो स्मॉलर चेन है वो टूट के हैलाइड आयन के साथ मिलेगी। स्मॉलर चेन ऑफ द मिक्स्ड ईथर विल ब्रेक टू फॉर्म द हैलाइड्स एंड लार्जर चेन फॉर्म द अल्कोहल्स। कीप इन माइंड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो PCl5 के साथ है। सिंपल रिएक्शन है। हमारे पास कोई भी ईथर PCl5 से रिएक्शन करता है तो ईथर की दोनों अल्काइल चेन्स एक एक क्लोरीन एटम कैप्चर कर लेती हैं, अल्काइल क्लोराइड्स बन जाते हैं। PCl5 के साथ ईथर जब रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल क्लोराइड्स बन जाते हैं और साथ में हमारे पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री या ईथर्स के हवाले से मतलब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको देखने में ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट यू कैन लिसन माय वॉइस एंड एनर्जी ऑफ दिस टॉपिक दैट दिस कंट्रीब्यूट द मेजर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर। आई होप कि आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का, जिसमें एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स को डिस्कस किया गया है, आपने गौर से सुना होगा। तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपने नोट डाउन किए होंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको तैयार करेंगे और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।